नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद। therisinghill.com आपके साथ हर दिन देश के 5 बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में क्या लिखा है, अपने क्या विचार देश के और विदेश के बड़े मुद्दों पर किए हैं, उसकी हम समीक्षा करते हैं। आज हम अपने 5 अखबारों के बास्केट में जो उनके विचार लिखे गए हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे और मोटा-मोटा अगर आप देखें तो 3 विषय जिनको कि अखबारों ने उठाया है, वो है कि जिस तरह से लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर चाइना अब तक चाइना जो है वो भारत के साथ उस विवाद को ख़त्म करने में कोई दिलचस्पी दिखा नहीं रहा है। ये एक बड़ा विषय सामने उठ कर के आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्च 11 के बाद चाइना और भारत के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई है और जुलाई का महीना चल रहा है और अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। कई ऐसे हिस्सों में चाइना की जो सेना है वो पीछे हट नहीं रही है। दूसरा विषय दोस्तों, शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे और भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनका निधन, एक असैसिनेशन, उनको गोली से मार दिया गया और उसके बाद उनकी जो योगदान थी, न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि जियो स्ट्रैटेजिक स्फीयर में और भारत के लिए भी उस पर भी डेक्कन हेराल्ड ने एक अपना एडिटोरियल लिखा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट कल आई जिसमें कि आपने खबर पढ़ा होगा कि भारत चाइना की आबादी से आगे बढ़ जाएगा और ज़्यादा लंबा समय नहीं है दूर आगे बढ़ने में, मात्र 1 साल 2023 में, जी हाँ 2023 में भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसके ऊपर भी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी टिप्पणी करी है जिस पर हम समीक्षा करेंगे। दोस्तों, एस जयशंकर जो हम भारत के विदेश मंत्री हैं, वो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनसे 2 बार उनकी मुलाकात हुई है। आपको याद होगा कि मार्च के आखिरी हफ्ते में जो वांग यी नई दिल्ली आए थे और उस समय एस जयशंकर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तो हमारा जो द्विपक्षीय जो रिश्ता है उसमें स्थिरता नहीं आ सकती है। निश्चित रूप से भारत का कंसर्न बिल्कुल सही था और उसके बाद हमने देखा कि जयशंकर के 2 टूक जवाब देने पर वांग यी वापस गए चाइना, लेकिन कोई खासा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ये दोस्तों, द हिंदू ने इस पर एक बड़ी टिप्पणी करी है और गौर देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि बाली में जहां G20 के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन अभी हुआ 2 दिनों का, उसमें एक बार फिर से जयशंकर अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट वांग यी से मिले और एक बार फिर से वही उन्हीं बातों को दोहराया गया कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बनती, टेंशन ख़त्म नहीं होता, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय जो संबंध है उसमें नॉर्मलसी आ नहीं सकती। बात वही पुरानी है, लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं है और द हिंदू का बिल्कुल सही मानना है कि अब तक कोई खासा प्रोग्रेस चाइना की तरफ से देखा नहीं जा रहा है और यहाँ तक कि चाइना की जो मंशा है वो अब शायद स्पष्ट हो रही है और ये स्पष्ट पहले भी हो जाना चाहिए था। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी कि चाइना की जो सलामी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, सलामी स्ट्रैटेजी हम कहते हैं कि उनकी आर्मी धीरे-धीरे अपने पड़ोसी देशों के बॉर्डर में घुसती है, अपनी काफ़ी समय तक रहती है, टेंशन क्रिएट करती है, बातें चलती हैं थोड़े समय तक और बाद में वो बातें बंद हो जाती हैं और उन टेरिटरी में, उन भूभाग पर चाइना का जो सेना है वो पड़ा रहता है। इसे हम कहते हैं सलामी टैक्टिक्स। इसके बहाने चाइना अपने पड़ोसी देशों के भूभाग पर कब्जा करता है और कहीं न कहीं वो भारत के साथ भी ऐसा बहुत समय से करता आ रहा है और हमें लगता है कि अगर LAC में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो इसकी स्पष्ट मंशा है कि चाइना
अपने उन जगहों से जैसे कि पेट्रोल पॉइंट 15 है, हॉट स्प्रिंग्स में, डेप्सांग है, डेमचौक है, इन जगहों से हटना नहीं चाहता। तो कहीं न कहीं भारत को एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और जो दोनों देशों के बीच में जो एक ऐसा अ, बताया जाता है कि संबंध नॉर्मल है, उस पर भी कमी लानी चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हमने करा है। पाकिस्तान के साथ भारत की कोई बातचीत नहीं होती है, हमारा कोई रिलेशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमने एक प्री कंडीशन लगा दिया कि जब तक आतंकवाद को मूल रूप से पाकिस्तान ख़त्म नहीं करता, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध, किसी भी तरह का बातचीत नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा ही कुछ कड़ा कदम चाइना के साथ उठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स चाइना के भी हैं, भारत के भी हैं, और इन दोनों ने कई बार बातें करी हैं, दिल्ली में भी, बीजिंग में भी, कि जो हमारा हज़ारों किलोमीटर लंबा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसमें कहीं काफ़ी विवाद है, उसका स्पष्टीकरण करा जाए। लेकिन दोनों इतने सारे मीटिंग्स के बाद भी आज तक कोई किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं, और कहीं न कहीं हम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग को छोड़ करके अब मिलिट्री कमांडर्स वाली मीटिंग की दरकार रह गई है लद्दाख में। तो इस तरह से चाइना सफल होता हुआ दिख रहा है, और ऐसे हालात में अगर चाइना और भारत का ट्रेड बढ़ता जाए और चाइना के फेवर में जाए, आपको मालूम है दोस्तों कि चाइना काफ़ी एक्सपोर्ट करता है अपने सामान को भारत में, और उससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे में भारत को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि चाइना को आर्थिक रूप से गहरा नुकसान पहुँचे। उसके बाद ही वो देश मजबूर होगा जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवादें हैं उसको ख़त्म करने में। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया, और जापान में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। 1995 में डेक्कन हेरल्ड कहता है कि ऐसी कुछ वारदात हुई थी, और उसके बाद जापान काफ़ी शांति प्रिय देश है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं ना के बराबर होती है। शिंजो आबे का योगदान भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के जो जियो स्ट्रेटेजिक स्फीयर में योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस पर डेक्कन हेरल्ड ने अपनी टिप्पणी करी है। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में अगर मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये योगदान भी शिंजो आबे का है। अगर अहमदाबाद से मुंबई में जो बुलेट ट्रेन बनने वाली है, या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, या ईस्टर्न वेस्टर्न आपका जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है रेलवे का, इन सब का योगदान अगर आप किसी एक व्यक्ति का मानेंगे तो वो शिंजो आबे का है। बहुत ही विजनरी, जिन्होंने कि क्वाड 4 देशों का जो एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, जिसमें कि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, उसकी भी परिकल्पना शिंजो आबे ने करी थी, और उनको अच्छी तरह से मालूम था कि चाइना जिस तरह से विस्तारवादी नीति अपना रहा है, अपने पड़ोसी देशों के भूभाग पर कब्जा कर रहा है, और तो ऐसे में कुछ शांति प्रिय देशों को जो रूल्स ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, उनको एकजुट होना चाहिए, और इसमें ही आपकी क्वाड की परिकल्पना शिंजो आबे ने करी थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया कल, जिसमें कि ये बताया गया कि भारत की जो आबादी है वो चाइना से 2023 में ही आगे बढ़ जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करी है, लेकिन दोस्तों, ये पुरानी बात जो हम कहते थे कि पॉपुलेशन बॉम्ब टिकिंग है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे हाय तौबा मचाने वाली कोई बात है, तो इस पर इंडियन एक्सप्रेस का मानना है कि ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, और उसका अब कोई तात्पर्य रह नहीं गया, क्योंकि देश का जो फर्टिलिटी रेट है दोस्तों, वो मात्र 2.0 अब रह गया है, जो कि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी रेट 2.1 का चाहिए होता है, उससे भी कम है। तो हमें कोई ख़ास चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश में जो बुज़ुर्गों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए नीति बनाने की ज़रूरत है, समाज में उनके बारे में सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है।
टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी टिप्पणी करी है, लेकिन वो विषय उतने मजबूत नहीं है, इसलिए हमारा जो संपादकीय समीक्षा है बस इतना ही। दोस्तों, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।